वेलकम स्टूडेंट्स। कल आप लोगों ने सेट के बारे में पढ़ा था। आज उसके आगे स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने सेट और सबसेट, पावर सेट, इनके बारे में पढ़ लिया था। आज हम कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हमने देख लिया था। आज हम आगे स्टार्ट करते हैं रिलेशन से। तो व्हाट इज द रिलेशन? सबसे पहले रिलेशन क्या होता है? तो सबसे पहले मान लिया कि लेट A and B are two non-empty sets. Then a relation from A to B, then a relation from A to B is a subset of A cross B. आपके पास A और B दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, तो A से B में कोई भी आप रिलेशन डिफाइन करते हो तो उसका मतलब क्या है कि वो आपके पास A क्रॉस B का एक सबसेट होगा। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं छोटा सा। से मान लो A आपके पास है 1,2 एंड B आपके पास है A, B एंड C। अगर यहाँ से आप इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हो A क्रॉस B, अगर आप A क्रॉस B करोगे तो आपको एलिमेंट्स मिलेंगे 1,A, 1,B, 1,C। इसी टाइप से 2,A, 2,B, 2,C। ये आपके पास एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है। A आपके पास 1 एंड 2, B आपके पास है A, B, C। तो A क्रॉस B अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा 1,A, क्योंकि A क्रॉस B में एलिमेंट किस टाइप के आते हैं? जो पहला एलिमेंट पहले सेट का और दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे सेट का। तो ये आपके पास आ गया A क्रॉस B। अब अगर आपको एक रिलेशन डिफाइन करना है A से B में, जैसे मान लो कि आपके पास A है, ये आपके पास B है, यहाँ पे दो एलिमेंट हैं, यहाँ पे आपके पास तीन एलिमेंट है। जैसे मान लो कि 1 है वो A से रिलेटेड है, 1 B से रिलेटेड है, 2 है वो A से रिलेटेड है। मान लो ये एक आपने रिलेशन डिफाइन कर दिया R1 आपने इस टाइप से डिफाइन किया है कि 1 रिलेटेड टू A, 1 रिलेटेड टू B एंड 2 रिलेटेड टू A। इसका मतलब है आपके पास ये एलिमेंट आएंगे 1A, 1B एंड 2A। ये आपके पास R1 है, जहाँ पे जो पहला एलिमेंट है वो आपके पास डोमेन का होगा, दूसरा एलिमेंट है वो आपके पास कोडोमेन का होगा। तो ये आपके पास A क्रॉस B का एक सबसेट होगा। ठीक है। तो ये आपके पास है। अपने यहाँ से तीन एलिमेंट उठा लिए। कौन कौन से आपके पास? 1A, 1B एंड 2A। इस टाइप से कोई भी आप एलिमेंट उठा के एक रिलेशन बना सकते हो। इसी टाइप से आपने एक इस टाइप से रिलेशन बना लिया कि ये आपके पास A है, ये आपके पास B है, 1, 2 A, B, C। कि A का कोई भी एलिमेंट B के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। इसका मतलब जो आपके पास रिलेशन R है उसको हम बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन। इसका मतलब है कोई भी आपके पास A का एलिमेंट B के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। ये आपके पास एम्प्टी रिलेशन होगा। ठीक है। यहाँ तक आप देखो, आपने ये पढ़ा होगा, हमने देखा भी था कि जो एम्प्टी सेट होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। क्यों? क्योंकि एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दूसरे सेट में ना हो। तो जो एम्प्टी सेट है वो हर सेट का सबसेट होता है। तो A क्रॉस B भी एक सेट है, इसका भी एक सबसेट है। इसका मतलब एम्प्टी सेट अगर आप उठाओगे तो आपको मिलेगा एम्प्टी रिलेशन। इसका मतलब है कि A का कोई भी एलिमेंट B के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। ठीक है। अब अगर हम ये बात करें
कि आप ए से बी में कुल कितने रिलेशन डिफाइन कर सकते हो। तो आप ये देख सकते हो कि डेफिनेशन में हमने ये बोला है कि आपके पास रिलेशन का मतलब क्या है कि ए क्रॉस बी का एक सबसेट। ए क्रॉस बी का सबसेट होने का मतलब है कि ए क्रॉस बी में आपके पास कितने एलिमेंट हैं। आप अगर देखोगे तो ए क्रॉस बी में एलिमेंट है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो टोटल अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट हैं। तो अगर किसी सेट में 6 एलिमेंट है तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे 2⁶। ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम बात करें कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू 2⁻, कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी, या ये बोल सकते हो 2⁻, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी। अब अगर ए या बी में से कोई भी एक सेट आपके पास फाइनाइट नहीं है तो उसमें नंबर ऑफ रिलेशन आप हमेशा इनफाइनाइट डिफाइन कर सकते हो। अगर आपके पास ए और बी दोनों के दोनों फाइनाइट सेट हैं तो ए से बी में आप फाइनाइट नंबर ऑफ रिलेशन 2⁻, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी डिफाइन कर पाओगे। अगर अपने इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपके पास टोटल नंबर ऑफ रिलेशन है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू 2⁻6, ये आपके पास होगा 64। तो आप ए से बी में टोटल 64 रिलेशन डिफाइन कर सकते हो। इसी टाइप से हमने एक चीज़ ये भी देखा था कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी, इसकी जो कार्डिनलिटी है वो बी क्रॉस ए के हमेशा इक्वल होती है। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों के दोनों इक्विवेलेंट सेट होते हैं, दोनों में 1-1 क्रॉसपोंडेंस होती है। या अगर फाइनाइट सेट की बात करें तो दोनों में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो अगर इनमें ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में नंबर ऑफ एलिमेंट अगर इक्वल है तो उनमें उनके नंबर ऑफ सबसेट भी इक्वल बनेंगे। अगर नंबर ऑफ सबसेट इक्वल है तो रिलेशन चाहे आप ए से बी में फाइंड करो चाहे आप बी से ए में फाइंड करो, नंबर ऑफ रिलेशन है वो हमेशा इक्वल रहेंगे। तो आप ये भी लिख सकते हो कि नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। ठीक है यहाँ तक। कि नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम बी टू ए इक्वल टू 2⁻, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी, ये आपके पास होगा। ठीक है। इसी टाइप से अगर हम ये बात करें, जैसे मान लो ए कोई भी एक सेट है जिसमें n एलिमेंट है, b आपके पास कोई सेट है जिसमें m एलिमेंट है और इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो r है। अगर आपके पास a में n एलिमेंट है, b में अगर आपके पास m एलिमेंट है और इनके इंटरसेक्स में टोटल r एलिमेंट अगर कॉमन है, तो अगर यहाँ से मैं ये बात करूँ कि नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए, नंबर ऑफ रिलेशन ऐसे रिलेशन जो ए से बी में भी है और बी से ए में भी है। अगर इस टाइप के रिलेशन की आप बात करोगे तो ये कितने हो जाएंगे आपके पास, जो ए से बी में भी है और बी से ए में भी है,
तो अगर ये आपको चाहिए, इसका मतलब आपको ऐसे एलिमेंट्स निकालने हैं जो ए क्रॉस बी में भी हो और बी क्रॉस ए में भी हो। अगर दोनों के इंटरसेक्शन में आर एलिमेंट है तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट ऐसे होंगे जो बी क्रॉस ए में भी आएंगे, तो आपके पास हो जाएंगे आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ऐसे रिलेशन जो ए से बी में भी हैं और बी से ए में भी हैं, ये आपके पास हो जाएंगे 2⁻r स्क्वायर। ठीक है, इसी टाइप से नंबर ऑफ रिलेशन आइदर ए टू बी और बी टू ए, ऐसे रिलेशन जो या तो ए से बी में है या बी से ए में है, बट नॉट बोथ, पर दोनों में नहीं हो। ऐसा रिलेशन जो ए से बी में है तो बी से ए में नहीं होना चाहिए, या बी से ए में है तो ए से बी में नहीं होना चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आप कितने बना सकते हो? ए से बी में अगर आप करोगे तो 2⁻nm प्लस बी से ए की बात करेंगे तो 2⁻mn। आप दोनों में जो कॉमन रिलेशन है वो इसमें से हटा देंगे तो ये आ जाएगा 2⁻r स्क्वायर। तो ये आपके पास ऐसे रिलेशन आ गए जो या तो ए से बी में है या बी से ए में है, पर दोनों में नहीं है। ठीक है, यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए, ऐसे रिलेशन जो दोनों में हो वो आपके पास होंगे 2⁻r स्क्वायर। ऐसे रिलेशन जो या तो ए से बी में हो या बी से ए में हो, तो ये कितने हो जाएंगे? ए से बी में रिलेशन 2⁻mn, सॉरी नॉट बोथ नहीं आएगा क्योंकि ये ए से बी और बी से ए में 2⁻nm 2⁻mn आएगा, और जो कॉमन रिलेशन है जो दो बार आपने काउंट किए हैं वो यहाँ पे सेपरेट कर दिए। ठीक है, ये चीज़ है। जैसे अगर आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखना है तो आप ये कर सकते हो, जैसे ए में आपके पास एलिमेंट है 1 2 3 और बी में आपके पास एलिमेंट है 1 2 एंड कोई भी एलिमेंट ले लिया, ए ले लेते हैं। तो अगर यहाँ पे ए क्रॉस बी करोगे तो आपके पास आएगा 1, 1, 1, 2, 1, ए 2, 1, 2, 2, 2, ए। इसी टाइप से 3, 1, 3, 2, 3, ए, ये आपके पास आ गया ए क्रॉस बी। इसी टाइप से अगर मैं बी क्रॉस ए की बात करूं तो ये आपके पास आएगा 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, इसके बाद आएगा A1, A2, A3। तो ये आपके पास ए क्रॉस बी और ये आपके पास बी क्रॉस ए। अब अगर ऐसे एलिमेंट्स आपको निकालने हैं जो ए क्रॉस बी में भी हैं और बी क्रॉस ए में भी हैं, अगर आप ये देखोगे तो देख सकते हो यहाँ पे 1, 1 है, वो दोनों में आ रहा है तो 1, 1। इसके बाद 1, 2 भी दोनों में आ रहा है तो ये आ गया 1, 2। इसके बाद 1A नहीं आ रहा, इसके बाद 2, 1 दोनों में आ रहा है और 2, 2 भी दोनों में आ रहा है तो ये 2, 1 एंड 2, 2। तो इसके बाद कोई भी एलिमेंट है वो दोनों में नहीं आ रहा। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो A में 3 एलिमेंट थे, B में भी हमने 3 एलिमेंट लिए हैं और दोनों के इंटरसेक्शन में 2 एलिमेंट हैं। अगर दोनों के इंटरसेक्शन में 2 एलिमेंट है तो इनके ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के इंटरसेक्शन में टोटल 4 एलिमेंट आएंगे, और अगर 4 एलिमेंट आएंगे तो इस सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट हैं वो आपके पास होंगे 2⁴। ये यहाँ पे हमने लिखा है। ठीक है, किसी भी टाइप की कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। देखो इसके बाद अगर हम बात करें नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए, अगर इसकी बात करोगे तो ए से बी में आप कितने रिलेशन डिफाइन कर सकते हो? 2⁹। इसी टाइप से बी से ए में कितने डिफाइन कर सकते हो? 2⁹। अब अगर ए से बी और बी से ए की बात करें तो टोटल आप कितने कर सकते हो? 2⁹ प्लस 2⁹, ये हो गया 2⁻10।
पर इसमें से जो ये रिलेशन है वो आपका ए से बी में भी आएगा और बी से ए में भी आएगा, ये सेम रिलेशन है। तो इसको आपने 2 बार ऐड किया है तो 1 बार आपको सेपरेट भी करना पड़ेगा, यही हमने यहाँ पे किया। ठीक है, ये सेम उसी टाइप से जैसे आपको करना होता है कि कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो आप क्या करते हो कि कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो जो इंटरसेक्शन में आ गया वो आपने 2 बार काउंट किया है तो 1 बार उसको हटाना पड़ेगा। वो सेम प्रोसेस हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें चैट के थ्रू बता सकते हो। इसके बाद हम अगर बात करें कि टाइप्स ऑफ रिलेशन, कि रिलेशन है वो कितने टाइप के होते हैं, के बाद आएगा टाइप्स ऑफ रिलेशंस। टाइप्स ऑफ रिलेशन, इसमें सबसे पहला आपके पास आएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसके लिए पहले मान लिया हमने कि लेट ए बी है set and R be a relation defined on A, then R is reflexive relation if A related to A for all A belongs to R, सॉरी A belongs to A। कोई भी आपके पास एक सेट आपको दे रखा है, R उस पे डिफाइन कोई भी एक रिलेशन है, तो R जो रिलेशन है वो आपके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। कब होगा? अगर उस सेट का प्रत्येक एलिमेंट है वो खुद से रिलेटेड हो। ठीक है, यहाँ तक तो ये भी लिख सकते हो कि इफ A, belongs to R for all A belongs to A, A का जो प्रत्येक अवयव है वो खुद से रिलेटेड होना चाहिए, या ये बोल सकते हो कि A, टाइप के जितने भी एलिमेंट हैं वो हमारे जो भी रिलेशन है उसमें प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, तो इसका अगर हम एग्जांपल देखते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करें और एक रिलेशन डिफाइन करते हैं A रिलेटेड टू B इफ एंड ओनली इफ A लेस देन इक्वल टू B। आपने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया कि नेचुरल नंबर आपके पास सेट है A रिलेटेड टू B इफ एंड ओनली इफ A लेस देन इक्वल टू B। A है वो B से छोटा है या उसके बराबर है। अगर यहाँ पे हम बात करेंगे तो वी नो दैट, ये हम जानते हैं कि A लेस देन इक्वल टू A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू N। ये हर एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। लेस देन इक्वल टू का मतलब है लेस देन और इक्वल टू, तो इसमें और का मतलब है कि आप में दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो, तो यहाँ पे A इक्वल टू A होता है हर एक नेचुरल नंबर के लिए। इसका मतलब है A रिलेटेड टू A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू N। इसका मतलब R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जो आपके पास रिलेशन R है वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ठीक है, यहाँ तक। इसी टाइप से अगर हम और एग्जांपल देखें, जैसे मान लिया कि हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करते हैं और आपने रिलेशन डिफाइन कर दिया A रिलेटेड टू B इफ एंड ओनली इफ A डिवाइड्स B, A है वो B को विभाजित करता हो।
तो इस रिलेशन की भी अगर आप बात करोगे तो इसमें भी हम लोग जानते हैं, वी नो दैट A divides A for all A belongs to N। प्रत्येक नेचुरल नंबर है वो खुद को हमेशा डिवाइड करता है, इसका मतलब A रिलेटेड टू A फॉर ऑल A belongs to N। इसका मतलब R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, R है वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। इसी टाइप से इसी एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर, और इसमें A रिलेटेड टू B इफ एंड ओनली इफ A डिवाइड्स B। अगर हम इस रिलेशन की बात करें, रिलेशन आपके पास सेम है, इसमें भी A डिवाइड्स B का है, इसमें भी A डिवाइड्स B का है, पर यहाँ पे हमारे पास सेट है वो नेचुरल नंबर था, और अभी हम डिस्कस करेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स पे। अगर आप सेट ऑफ इंटीजर की बात करोगे तो इसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो खुद को डिवाइड करते हैं, सिर्फ प्रॉब्लम आती है आपके पास जीरो पर। यहाँ पे जीरो डज नॉट डिवाइड जीरो, क्योंकि जीरो का डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट जीरो बिलोंग्स टू जेड सच दैट जीरो नॉट रिलेटेड टू जीरो, जीरो है वो जीरो से रिलेटेड नहीं है। आपको एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो खुद से रिलेटेड नहीं है, इसका मतलब द रिलेशन R is not reflexive on Z। जो रिलेशन आपका R है वो Z पर रिफ्लेक्सिव नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसी टाइप से और भी बहुत सारे रिलेशन आप चेक कर सकते हो। जैसे मान लो कि हम बात करें, एक सेट S है, सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, दुनिया में जितने इंसान हैं जितने भी इंसान हैं उन सब का हमने एक सेट बना लिया और रिलेशन डिफाइन कर दिया कि A रिलेटेड टू B इफ एंड ओनली इफ A इज फादर ऑफ B। A है वो B का फादर है। अगर इस रिलेशन की बात करोगे तो आप चेक कर सकते हो, कोई भी इंसान है वो खुद का फादर नहीं हो सकता, इसका मतलब इस सेट का कोई भी एलिमेंट है वो खुद से रिलेटेड नहीं है। A not related to A which implies R is not reflexive relation on S। जो आपके पास रिलेशन डिफाइन किया है वो इस सेट S पर रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल थे, इसके अलावा भी आप जो भी एग्जाम्पल आपको मिले एक बार ट्राई कर सकते हो, किसी प्रकार की दिक्कत हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट रिलेशन है उसकी बात करते हैं। सेकेंड आपके पास है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, अगर आप सिमेट्रिक रिलेशन की बात करोगे तो इसमें आप देखोगे कि R इज सिमेट्रिक इफ A रिलेटेड टू B देन B रिलेटेड टू A। आपके पास अगर A है वो B से रिलेटेड है तो B है वो भी A से रिलेटेड होना चाहिए। आपके पास कोई भी एक सेट है जिस पे आपने रिलेशन R डिफाइन किया हुआ है, जो आपके पास एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा। कब होगा कि अगर आपके पास A B से रिलेटेड है तो B है वो A से रिलेटेड होना चाहिए। ये आपके पास
अगर ऐसा होता है तो उस रिलेशन को हम सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें तो अभी हमने बात की थी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की, जहाँ पर a रिलेटेड टू b इफ एंड ओनली इफ a प्लस b इज इवन। अगर हम बात करें सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे तो दो एलिमेंट हैं वो रिलेटेड होंगे इफ एंड ओनली इफ अगर उन दोनों का जो समीशन है वो आपके पास एक इवन नंबर है। अगर इस रिलेशन की बात करोगे तो देख सकते हो कि इफ a प्लस b इज इवन विच इम्प्लाइज b प्लस a इज ऑल्सो इवन। अगर आपके पास a प्लस बी इवन है तो b प्लस ए भी आपके पास इवन आएगा। इसका मतलब b रिलेटेड टू a। हम लेके चलते हैं कि a b से रिलेटेड है और हमें प्राप्त हो रहा है कि b है वो भी a से रिलेटेड है। इसका मतलब R इज सिमेट्रिक रिलेशन। इसी टाइप से अगर और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आपके पास एक सेट है कि सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन, और आपने डिफाइन कर दिया L1 रिलेटेड टू L2 इफ एंड ओनली इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ठीक है, L1 और L2 दो लाइनें आपस में रिलेटेड है इफ एंड ओनली इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अगर इसकी बात करोगे तो इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 विच इम्प्लाइज L2 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू L1। इसका मतलब है कि L2 रिलेटेड टू L1। हम लेके चलते हैं कि L1 है वो L2 से रिलेटेड है और हमें मिल रहा है कि L2 भी L1 से रिलेटेड है। इसका मतलब R इज सिमेट्रिक रिलेशन। R है वो एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा। इसी टाइप से अगर हम इसी रिलेशन की बात करें कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे आपने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया a रिलेटेड टू b इफ एंड ओनली इफ a डिवाइड्स b। अगर आप इस रिलेशन की बात करते हो तो आप देख सकते हो अगर a b से रिलेटेड है इफ एंड ओनली इफ a डिवाइड्स b। इसमें अगर आप देखोगे तो 2 रिलेटेड टू 4, क्यों? बिकॉज 2 डिवाइड्स 4। 2 है वो 4 से रिलेटेड है, क्यों है? क्योंकि 2 है वो 4 को डिवाइड कर रहा है। बट 4 डज नॉट डिवाइड 2 विच इम्प्लाइज 4 नॉट रिलेटेड टू 2। अब यहाँ पे 2 तो 4 से रिलेटेड है पर 4 है वो 2 से रिलेटेड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि R इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन ऑन N। ठीक है, इसी टाइप से अगर आप इंटीजर की बात करोगे तो सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी आएगी कि ये आपके पास सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बन पाएगा। अगर हम सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स की बात करें a रिलेटेड टू b इफ एंड ओनली इफ a इज फादर ऑफ b, तो इसमें भी आप देख सकते हो कि अगर a b का फादर है तो b a का फादर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे भी इफ a रिलेटेड टू b, a रिलेटेड टू b बट b नॉट रिलेटेड टू a। क्यों? अगर a b का फादर है तो b है वो a का सन हो सकता है, फादर नहीं हो सकता। ठीक है, इसका मतलब R इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन ऑन S। तो ये आपके पास कुछ एक सिमेट्रिक रिलेशन के एग्जाम्पल थे, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हो, आप खुद भी बना सकते हो। ठीक है, इसी टाइप से आपके पास तीसरे रिलेशन की बात करते हैं
तीसरा रिलेशन आपके पास आएगा इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। इररिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या है कि मान लिया कि ए आपके पास कोई भी एक सेट है और उस पर डिफाइन कोई भी एक रिलेशन है, तो आर है वो इररिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा इफ ए नॉट रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। आपके पास कोई भी एलिमेंट है वो खुद से रिलेटेड नहीं होना चाहिए प्रत्येक एलिमेंट के लिए। जैसे अगर हम एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करते हैं, ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए प्लस बी इज एन ओड नंबर। अगर हम डिफाइन करते हैं कि ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए इज ए प्लस बी इज एन ओड नंबर, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ए प्लस ए इक्वल टू 2a इज always even for all a belongs to n। a प्लस ए 2a होगा जो हर एक नेचुरल नंबर के लिए हमेशा इवन नंबर आएगा। इसका मतलब a not related to a for all a belongs to n, which implies r is irreflexive relation on n। ठीक है, ये आपके पास एक इररिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। इसी टाइप से अगर मैं बात करूं कि सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन, और हमने रिलेशन डिफाइन कर दिया कि L1 रिलेटेड टू L2 इफ एंड ओनली इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। इसमें अगर आप देखोगे तो L1 नॉट परपेंडिकुलर टू L1, कोई भी लाइन है वो खुद के परपेंडिकुलर कभी नहीं हो सकती। इसका मतलब L1 नॉट रिलेटेड टू L1 फॉर ऑल L1 बिलोंग्स टू S। तो कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, इसका मतलब कोई भी लाइन है वो खुद से रिलेटेड नहीं होगी। कोई भी लाइन अगर खुद से रिलेटेड नहीं है तो रिलेशन जो हमारे पास है वो इररिफ्लेक्सिव हो जाएगा, इररिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन S। ठीक है यहाँ तक। इसी टाइप से अगर आप नेचुरल नंबर की बात करो a रिलेटेड टू b इफ एंड ओनली इफ a डिवाइड्स b, अगर ये इस रिलेशन की आप बात करोगे तो हर नंबर खुद को डिवाइड करता है, इसका मतलब ये रिलेशन आपके पास इररिफ्लेक्सिव नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसमें हर एक नंबर a डिवाइड्स a, इसका मतलब a related to a which implies r is not irreflexive relation। ये r है वो आपके पास irreflexive relation नहीं हो सकता। अगर इस सेट की हम बात करें, सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स a रिलेटेड टू b इफ एंड ओनली इफ a इज फादर ऑफ b, इसमें अगर आप देखोगे तो कोई भी इंसान है वो खुद का फादर नहीं हो सकता। a is not या a not related to a for all a belongs to S। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि a is not father of a। ए है वो खुद का फादर नहीं हो सकता, इसका मतलब ए है वो ए से रिलेटेड नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि रिलेशन आपके पास आर इज इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है यहाँ तक। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, ऐसा नहीं हो सकता कि जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है उसको हम इररिफ्लेक्सिव बोल दें। दोनों आपस में दोनों का कोई मतलब नहीं है। ऐसे रिलेशन भी हैं जो रिफ्लेक्सिव भी हैं और इररिफ्लेक्सिव भी हैं, जैसे एम्प्टी रिलेशन। ऐसे रिलेशन भी आपके पास मिलेंगे जो दोनों ही ना हो। जैसे हम एक सेट डिफाइन कर देते हैं
एस एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है, आर हमने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया, 1 1 1 2, 2 एलिमेंट है। इसमें आप देखोगे तो इसमें 1,1 है, इसका मतलब ये इररिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता क्योंकि एक एलिमेंट हमें मिल गया जो खुद से रिलेटेड है। और इसमें 2,2 और 3,3 नहीं है, इसका मतलब ऐसे 2 एलिमेंट मिल गए जो खुद से रिलेटेड नहीं है। तो ये जो रिलेशन है वो आपके पास रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। तो ऐसे रिलेशन है जो दोनों हो वो एम्प्टी रिलेशन आपको मिलेगा, और ऐसे भी रिलेशन है जो दोनों ना हो, आप बहुत सारे बना सकते हो। ठीक है यहाँ तक? ओके। इसके बाद नेक्स्ट रिलेशन आपके पास है फोर्थ, आपके पास आएगा एसिमेट्रिक रिलेशन। एसिमेट्रिक रिलेशन इसका मतलब है कि कोई भी आपके पास एक सेट है जिस पे आपने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया, तो वो रिलेशन है वो एसिमेट्रिक होगा इफ ए रिलेटेड टू बी देन बी नॉट रिलेटेड टू ए। इसका मतलब है कि अगर ए है वो बी से रिलेटेड हुआ तो बी है वो ए से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। कोई भी आपके पास एक सेट है उस पर आपने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया, इस टाइप से डिफाइन किया है कि अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी है वो ए से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो रिलेशन आपके पास एक एसिमेट्रिक रिलेशन होगा। जैसे एग्जांपल अगर हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो a रिलेटेड टू b इफ एंड ओनली इफ a स्ट्रिक्टली लेस देन b, a है वो b से छोटा है। इसमें अगर आप देखोगे कि इफ a लेस देन b देन b नॉट लेस देन a, अगर a b से छोटा है तो b है वो a से छोटा नहीं हो सकता। इसका मतलब है A related to B but B not related to A, which implies R is asymmetric relation। R है वो आपके पास एक asymmetric relation होगा। ठीक है, इसी टाइप से अगर आप यहाँ पे लेस देन की जगह ग्रेटर देन लोगे तो भी ये सेमी केस आ जाएगा। हाँ, इसके बाद अगर आप इस रिलेशन की बात करोगे कि अगर आप डिवाइड की बात करते हो अगर आप इस रिलेशन की बात करते हो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे आपने डिफाइन कर दिया कि a रिलेटेड टू b इफ एंड ओनली इफ a डिवाइड्स b। इसमें अगर आप देखोगे कि अगर a b को डिवाइड करे और b a को डिवाइड ना करे, ये आपको देखना है इसमें। तो अगर आप देखोगे कि मैं मान लेता हूँ कि a का मान भी 2 है और b का मान भी 2 है, यहाँ पे आप देखोगे कि a है वो b को डिवाइड कर रहा है एंड b है वो a को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे a रिलेटेड टू b एंड b रिलेटेड टू a, दोनों के दोनों आपको मिल रहा है। इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो आपके पास एसिमेट्रिक नहीं हो सकता। R इज नॉट एसिमेट्रिक रिलेशन। R है वो आपके पास एसिमेट्रिक रिलेशन नहीं हो सकता। ठीक है, इसी टाइप से अगर आप इस सेट की बात करो 1 2 3, आपने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया R1 जिसमें 2 एलिमेंट हैं 1 1 और 1 2। अगर आप इस सेट की बात करोगे तो ये भी आपके पास एसिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 1 से रिलेटेड है और ये वाला 1 भी 1 से रिलेटेड है। ठीक है, इसका मतलब R1 is not asymmetric relation।
इसी टाइप से अगर आप R2 अपनी तरफ से एक और रिलेशन डिफाइन करते हो 1 2 1 3, मान लो आपने 2 एलिमेंट है वो ऐड कर दिए R2 में, तो इसमें आप अगर चेक करोगे तो 1 2 से रिलेटेड है पर 2 है वो 1 से रिलेटेड नहीं है। इसी टाइप से 1 है वो 3 से रिलेटेड है बट 3 है वो 1 से रिलेटेड नहीं है। इसका मतलब R2 इज एसिमेट्रिक रिलेशन। R2 है वो एसिमेट्रिक रिलेशन होगा। इसी टाइप से अगर आप इस सेट की बात करते हो, सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स A रिलेटेड टू B इफ एंड ओनली इफ A इज फादर ऑफ B। अगर आप इस रिलेशन की बात करोगे तो अगर A B का फादर है तो B A का फादर नहीं हो सकता। इसका मतलब A तो B से रिलेटेड है बट B है वो A से रिलेटेड नहीं है। तो ये जो रिलेशन होगा ये भी आपके पास एसिमेट्रिक रिलेशन होगा। ठीक है यहाँ तक। तो ये आपके पास था एसिमेट्रिक रिलेशन। इसके बाद हम नेक्स्ट रिलेशन की बात करते हैं, वो आपके पास आएगा एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। एंटीसिमेट्रिक रिलेशन, तो ये आपके पास कोई भी एक सेट है उस पर आपने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया R, तो वो R है वो एंटीसिमेट्रिक रिलेशन होगा कि इफ A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू A देन A इक्वल टू B। आपके पास ये दे रखा है कि कोई भी एक सेट है जिस पे आपने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया R, तो वो रिलेशन है वो आपके पास एंटीसिमेट्रिक रिलेशन होगा। कब होगा कि अगर आपके पास A B से रिलेटेड है एंड B A से भी रिलेटेड है, तो उस केस में दोनों के दोनों इक्वल होने चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपने सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे एक रिलेशन डिफाइन कर दिया A रिलेटेड टू B इफ एंड ओनली इफ A लेस देन इक्वल टू B। A है वो B से छोटा है या बराबर है। अब यहाँ पे आप मान के चलते हैं, हम मान लिया कि लेट A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू A। दोनों कंडीशन हमने मान ली। A रिलेटेड टू B है, इसका मतलब A लेस देन इक्वल टू B एंड B रिलेटेड टू A है, इसका मतलब B लेस देन इक्वल टू A। इन दोनों कंडीशन से हम ये बोल सकते हैं कि A इक्वल टू B होगा। तो इसमें अगर आप देखोगे A B से रिलेटेड हमने लिया, B A से रिलेटेड भी लिया, तो इस केस में A इक्वल टू B आ गया। यही आपके पास एंटीसिमेट्री की डेफिनेशन है। इसका मतलब R इज एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। R है वो एंटीसिमेट्रिक रिलेशन होगा। इसी टाइप से अगर आप इस रिलेशन की बात करते हो कि n नेचुरल नंबर में आपने रिलेशन डिफाइन कर दिया कि A रिलेटेड टू B इफ एंड ओनली इफ A डिवाइड्स B। इसमें भी हम देखेंगे, मान के चलते हैं कि लेट A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू A। इसका मतलब है कि A है वो B को डिवाइड कर रहा है एंड B है वो A को डिवाइड कर रहा है। A B को डिवाइड करे और B A को डिवाइड करे, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि A इक्वल टू B है। इसका मतलब कि R इज एंटीसिमेट्रिक रिलेशन ऑन N। ये आपके पास एंटीसिमेट्रिक रिलेशन होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे। ठीक है, इसी रिलेशन की हम बात करते हैं। और अगर हम n की जगह z कर दें, अगर हम n की जगह z करते हैं तब देखो क्या होता है। सेट ऑफ इंटीजर पे हम डिफाइन कर रहे हैं A रिलेटेड टू B इफ एंड ओनली इफ A डिवाइड्स B। ठीक है,
हम इंटीजर पे बात कर रहे हैं, ए बी से रिलेटेड है इफ एंड ओनली इफ ए डिवाइड्स बी। सबसे पहले हमें ये दोनों कंडीशन लेके चलनी है। मान लिया कि लेट ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू ए, दोनों हमने मान लिया। इसका मतलब है कि ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स ए। ए है वो बी को डिवाइड कर रहा है और बी है वो ए को डिवाइड कर रहा है। क्या यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि ए इक्वल टू बी होगा? बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ए बी को डिवाइड करे और बी अगर ए को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ए इक्वल टू बी है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो 2 है वो -2 को डिवाइड करता है एंड -2 है वो 2 को भी डिवाइड करता है, बट -2 नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ पे ए बी को डिवाइड कर रहा है, ए को आप 2 ले सकते हो, बी को आप -2 ले सकते हो। तो 2 -2 को डिवाइड कर रहा है, -2 है वो 2 को डिवाइड कर रहा है, बट ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये जो रिलेशन था वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे तो ये एंटीसिमेट्रिक है, बट सेट ऑफ इंटीजर पे ये एंटीसिमेट्रिक नहीं होगा। यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि R इज नॉट एंटीसिमेट्रिक रिलेशन ऑन Z। सेट ऑफ इंटीजर पे ये आपके पास एक एंटीसिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, इस सेट की बात करते हैं, सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए इज फादर ऑफ बी। ये आपके पास अगर चेक करोगे कि क्या ये रिलेशन एंटीसिमेट्रिक है या नहीं है, तो ये रिलेशन आपके पास एसिमेट्रिक तो था, हमें एंटीसिमेट्रिक की बात करनी है। तो अगर आप यहाँ पे लेके चलोगे कि ए बी का फादर है तो बी ए का फादर नहीं हो सकता। इसका मतलब जो आपकी इफ की कंडीशन है जिसमें आपको ट्रू लेके चलना होता है कि ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू ए, अगर ऐसा हो रहा है तो आपके पास ए इक्वल टू बी होना चाहिए। मगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ए तो बी से रिलेटेड है, बट बी है वो ए से रिलेटेड नहीं है। कंडीशन ये है कि अगर ऐसा हो तो ये होना चाहिए, अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं बोला गया है। तो इस केस में अगर ए बी से रिलेटेड है और बी ए से रिलेटेड नहीं है तो हम इस रिलेशन को एंटीसिमेट्रिक मानेंगे। हेयर ए रिलेटेड टू बी, if A related to B then B not related to A, which implies R is antisymmetric relation। R वो एक एंटीसिमेट्रिक रिलेशन होगा। इसी टाइप से एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं। जैसे इसी एग्जांपल में अगर मैं ये कर दूं कि नेचुरल नंबर पे आपने डिफाइन किया है एक रिलेशन, इस टाइप से आपने डिफाइन किया है कि ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए स्ट्रिक्टली लेस देन बी। सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए स्ट्रिक्टली लेस देन बी। इसमें अगर आप देखोगे कि अगर हम if A related to B implies A less than B, then B not less than A, which implies B not related to A। यहाँ पे B है वो A से रिलेटेड नहीं है। अब if की कंडीशन क्या थी कि अगर A B से रिलेटेड है और एंड बी भी ए से रिलेटेड है तो दोनों इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ए तो बी से रिलेटेड है बट बी है वो ए से रिलेटेड नहीं है। सेम यही प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि आर इज एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। तो इस केस में भी आर है वो एक एंटीसिमेट्रिक रिलेशन होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी भी टाइप की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आसान सा एग्जाम्पल है, आसान सा टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद हम आगे वो रिलेशन और स्टार्ट करते हैं। इसके बाद आएगा आपके पास ट्रांजिटिव रिलेशन।
इसके बाद ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आपके पास कोई भी एक सेट है और उस पर आपने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया, तो वो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। कब होगा कि इफ A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू C देन A रिलेटेड टू C। तो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव कब होता है, जब A B से रिलेटेड हो, B या वो C से रिलेटेड हो, तो A या वो C से रिलेटेड होना चाहिए। इसमें अगर आप देखोगे तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे हम डिफाइन करते हैं A रिलेटेड टू B इफ एंड ओनली इफ A प्लस B इज इवन। अगर आपके पास A प्लस B है वो एक इवन नंबर है, तो हम चेक करते हैं कि क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो पहले मान लिया आपने कि लेट A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू C। इसका मतलब है कि A प्लस B इज इवन एंड B प्लस C इज इवन। दोनों के दोनों इवन नंबर्स हैं। तो आपको ये चेक करना है कि A प्लस C क्या आएगा। तो अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो एक बार मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे A, B एंड C, और यहाँ पे करते हैं A प्लस C। तो देखो A प्लस B इवन है, तो पहले मान लेते हैं कि A है वो इवन नंबर है। अगर A इवन नंबर हुआ तो A प्लस B इवन तभी हो सकता है जब B है ये भी इवन नंबर हो। अगर B आपके पास इवन नंबर है तो B प्लस C इवन तभी हो सकता है जब C है वो भी एक इवन नंबर हो। A भी इवन है, C भी इवन है, तो A प्लस C क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा। ठीक है, तो इस केस में A है वो C से रिलेटेड हो रहा है। इसी टाइप से अगर मैं A को ओड नंबर लेता हूँ, तो अगर A ओड है और A प्लस B है वो इवन नंबर है, ये कब पॉसिबल है, जब B भी आपके पास एक ओड नंबर हो। क्यों, ओड प्लस ओड ही आपके पास ओड होगा। इसके बाद अगर B आपके पास ओड नंबर है और B प्लस C आपके पास इवन नंबर है, तो C भी आपके पास एक ओड नंबर होगा। A भी ओड नंबर है, C भी एक ओड नंबर है, तो अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो A प्लस C भी आपके पास एक इवन नंबर आएगा। दोनों ही केस में आप देख सकते हो कि A प्लस C इज इवन, which implies A related to C। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि R is transitive relation। R है वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ठीक है, इसके बाद हम इन एग्जाम्पल की और बात करते हैं कि A रिलेटेड टू B इफ एंड ओनली इफ A डिवाइड्स B। अगर इसकी बात करेंगे तो हम लेके चलते हैं कि A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू C। उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या A रिलेटेड टू C होगा या नहीं होगा। तो मान लिया कि लेट A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू C। इसका मतलब A डिवाइड्स B एंड B डिवाइड्स C। A B को डिवाइड कर रहा है, B है वो C को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब A है वो भी C को डिवाइड करेगा। A रिलेटेड टू C विच इम्प्लाइज R इज ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन N। ठीक है, इसी टाइप से सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स की अगर बात करोगे, A इज फादर ऑफ B, इसमें अगर आप